Good morning, everyone. I'm Jatin Verma. Hope you guys are doing fine. So, guys, this is daily news analysis for 16th of October 2018. देरी के लिए माफी चाहता हूँ, guys. और guys, बताना चाहूंगा कि I'm an educator on An Academy as well. You can follow me on An Academy in order to get regular access to my videos on An Academy by simply searching for my name, Jatin Verma on An Academy. And apart from that, you can also find me on Facebook. Facebook पे एक चैनल है हमारा IAS तैयारी विद जतिन वर्मा, जहाँ से आप PIB के लिए या फिर राज्यसभा टीवी पे जो समरी आती है या फिर 106.4 AIR FM पे जो न्यूज स्पॉटलाइट एनालिसिस आता है, न्यूज का स्पॉटलाइट डेली 9:15 पे, उसकी समरी आप PDF फॉर्मेट में फेसबुक ग्रुप IAS तैयारी विद जतिन वर्मा या फिर टेलीग्राम चैनल IAS तैयारी विद जतिन वर्मा से डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस, इस YouTube चैनल को फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे डेली एडिटोरियल एनालिसिस और डेली MCQs ऑन करंट अफेयर्स भी बहुत ही जल्दी इस पे स्टार्ट किए जाएंगे। नाउ कमिंग टू दी 5 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करने हैं। ये क्वेश्चंस करंट अफेयर्स, पिछले दिनों के करंट अफेयर्स से बनाए जा रहे हैं, सितंबर और अक्टूबर से, ताकि प्रीलिम्स के दौरान झटके ना लगे प्रीलिम्स से 1 महीना पहले, इसलिए रोज झटके लेना ज्यादा बेटर है। नाउ कमिंग टू दीस न्यूज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ये आर्टिकल्स आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वन बाय वन। सो लेट्स बिगिन विद इट। सऊदी अरेबिया ने प्रॉमिस किया है इंडिया को टू मीट इंडियाज ऑयल नीड्स। अब अभी जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, कॉन्टेक्स्ट क्या है कि यूएसए ने सऊदी अरेबिया पे जो प्रेशर इंक्रीज किया है, दबाव बढ़ाया है। यूएसए के जो रेजिडेंट जर्नलिस्ट थे, वो इस्तांबुल में, टर्की में सऊदी अरेबिया की जो एम्बेसी है, वहां पे जाने के बाद उनकी डेथ, उनको मार दिया गया, मर्डर किया गया। यूएसए ने ये धमकी दी है कि यूएसए ने ये कहा है कि अगर ये बात की पुष्टि होती है, इफ इट इज कंफर्म्ड दैट सऊदी अरेबियाज हैंड वाज बिहाइंड द डेथ ऑफ द जर्नलिस्ट ऑफ यूएसए, then Saudi Arabia, USA will take strict action against the Saudi Arabia by imposing sanctions। तो अगर ऐसा होता है, सैंक्शंस लगाई जाएंगी, तो सऊदी अरेबिया अपने एलाइज अब ढूंढ रहा है, एलाइज यानी कि फ्रेंड्स ढूंढ रहा है, और अब इंडिया की याद आती है, राइट। तो इसीलिए इंडिया के लिए ये एक अच्छा मौका है अपनी टाइज सऊदी अरेबिया के साथ में दुरुस्त करने के लिए। और ईरान और सऊदी अरेबिया, ये जो बाइनरी क्रिएट करी गई है, ये भी यूएसए द्वारा करी गई है। ईरान एक शिया मुस्लिम कंट्री है और सऊदी अरेबिया एक सुन्नी मुस्लिम कंट्री है। तो जैसे समय समय पे रिलीजन को यूज किया जाता है अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए डिक्टेटोरियल रेजिम्स में, खासकर सऊदी अरेबिया इस ईरान और सऊदी अरेबिया के डिस्प्यूट को शिया मुस्लिम फाइट का रूप देते हुए बार बार तूल देते हुए आया है। लेकिन इंडिया के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि हमें क्रूड ऑयल चाहिए आने वाले 40, 50, 60 सालों में। तो सऊदी अरेबिया के साथ अपनी टाइज को दुरुस्त करना, पाकिस्तान के प्रिज्म से भी देखा जाए, पाकिस्तान के ऊपर जब इंडिया दबाव बनाता है, तो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का, क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री है, सऊदी अरेबिया भी अरब कंट्री है, तो उनका ये सहारा लेने की कोशिश करता है पाकिस्तान अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। तो यहाँ पे अब इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ है, इंडिया सऊदी अरेबिया जो है, इसमें मीटिंग कराई गई, इसके लिए वर्ड के लिए माफी चाहता हूँ, and held talks during India Energy Forum in New Delhi. Saudi Arabia committed itself to meet India's energy needs. और सऊदी अरेबिया ने $44 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं रत्नागिरी रिफाइनरी में, इंडिया में। रत्नागिरी रिफाइनरी कौन सी स्टेट में है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड एक्सप्रेस्ड इट्स इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट इन इंटीग्रेटेड डाउनस्ट्रीम बिजनेस। अब डाउनस्ट्रीम बिजनेस क्या होता है? पेट्रोलियम सेक्टर में 2 तरह के बिजनेसेस होते हैं, 2 तरह की साइड्स हैं इसमें। एक तो डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब कि तेल को निकालना। डाउनस्ट्रीम है एक वैसे कि तेल को सप्लाई करना, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, पेट्रोल, डीजल और ये सब प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए रिटेल, जो पेट्रोल पंप्स जहां से आप रिफ्यूलिंग करवाते हो, वहां तक तेल को पहुंचाना। रिफाइनरी बिजनेस में सऊदी अरेबिया इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है। ये एक इंडिया के लिए अच्छी चीज है। ये जो पेट्रोलियम मोनार्क्स हैं, इनके पास में पेट्रोलियम तो है, लेकिन इनके पास में रिफाइनिंग कैपेसिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल, ईरान के केस में भी कुछ ऐसा है कि ईरान के पास में क्रूड ऑयल है, लेकिन ईरान क्रूड ऑयल प्रोसेस करवा के इंडिया से रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वापस खरीदता है। सऊदी अरेबिया का भी कुछ ऐसा ही है। इतनी बुरी हालत नहीं है कि इसे और कंट्रीज से खरीदने पड़े, लेकिन सऊदी अरेबिया अब इंडिया में रिफाइनरी बिजनेस में और डाउनस्ट्रीम बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो हमारे लिए एक अच्छी चीज है। सऊदी अरेबिया ने यह कहा कि इट वाज द स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी ऑफ द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया टू स्ट्रेंथन रिलेशंस विद इंडिया। Its energy minister also said that demand for oil would remain for a long time। अब ये यहाँ पे ये जस्टिफाई कर रहे हैं एनर्जी मिनिस्टर सऊदी अरेबिया के, कि भले ही आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले आओ, भले ही आप न्यूक्लियर एनर्जी ले आओ, या फिर आप विंड मिल या ये सब ले आओ, सोलर एनर्जी ले आओ, लेकिन क्रूड ऑयल की डिमांड आने वाले सालों में रहेगी ही रहेगी, बिकॉज हेवी व्हीकल्स या फिर कमर्शियल व्हीकल्स को ये सीएनजी और ये टीएनजी से प्रोपेल नहीं किया जा सकता, राइट।
तो कन्वेंशनल व्हीकल स्टिल रिप्रेजेंटेड 99.8% ऑफ ऑल द व्हीकल्स इन द वर्ल्ड। तो इसके लिए इंडिया को ये व्हीकल्स की फ्लीट चेंज करनी पड़ेगी अगर इंडिया ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ये सब व्हीकल्स की तरफ स्विच करना चाहता है, तो जिसमें कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। इसीलिए सऊदी अरेबिया के एनर्जी मिनिस्टर हैं, अपना तेल बेचना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो इनका ये कहना है कि बेसिकली क्रूड ऑयल की डिमांड रहेगी तो आपको सऊदी अरेबिया को अपना पार्टनर बना लेना चाहिए। तो पीएम आल्सो मेड अ स्ट्रॉन्ग केस, हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये कहा कि स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप होनी चाहिए बिटवीन ऑयल प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं यानी कि सऊदी अरेबिया या फिर ये यूएई ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, और कंज्यूमर्स हैं इंडिया और चाइना। अब यहाँ पे एक मुद्दा आता है एशियन प्रीमियम का। इन कंट्रीज का ये कहना है क्योंकि चाइना और इंडिया बहुत ही ज्यादा क्रूड ऑयल कंज्यूम करते हैं, तो उन्हें क्रूड ऑयल परचेज करने पे एशियन प्रीमियम पे करना पड़ेगा क्रूड ऑयल सेलिंग कंट्रीज को, यानी कि सऊदी अरेबिया और ये सब कंट्रीज को इन्हें क्रूड ऑयल परचेज करते टाइम एशियन प्रीमियम देना होगा। ये तो वही बात हो गई कि अगर आप बल्क में कपड़े परचेज करते हो आपको डिस्काउंट मिलता है, लेकिन अगर आप बल्क में कपड़े परचेज करो और आपको प्रीमियम देना पड़े तो क्या करोगे? Now he said such a partnership as in other markets will help stabilize the global economy which is on path of recovery। तो ये मेन यहाँ पे था। Why does this meeting assume significance? जैसा मैंने बताया, because of the ongoing tensions between USA and Saudi Arabia, this meeting offer these two countries an opportunity to repair their ties। Now USA Saudi tensions, Riyadh has been under pressure since journalist जमल खशोगी's डेथ, अ क्रिटिक ऑफ किंगडम। सऊदी अरेबिया किंगडम का जो क्रिटिसिज्म करते आ रहे थे ये जर्नलिस्ट, इसीलिए ये बताया जा रहा है कि इनको एलिमिनेट किया गया है सऊदी अरेबिया द्वारा इस्तांबुल में। नाउ यूएस प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि सीवियर पनिशमेंट दी जाएगी। इंपैक्ट क्या होगा अगर ऐसी कोई सैंक्शंस लगाई जाएंगी सऊदी अरेबिया पे? तो सऊदी अरेबिया वन ऑफ दी मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स होने के हैसियत के चलते काफी ज्यादा क्रूड ऑयल इंडिया और चाइना और बाकी सब कंट्रीज के लिए बढ़ जाएंगे, जो कि डेट्रीमेंटल रहेगा इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के लिए। नाउ कमिंग टू दिस बिड टू बिल्ड कंसेंसस ऑन सबरीमला इशू, रिलीजन वर्सेस जेंडर जस्टिस। हम पहले भी इसकी बात करते आए हैं। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था ट्रिपल तलाक केस में। तो यहाँ पे जेंडर जस्टिस का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट परमिटेड द एंट्री ऑफ वुमेन ऑफ ऑल एजेस इनटू सबरीमला टेम्पल इन केरला। अब टेम्पल बोर्ड इसको अग्री नहीं कर रहा है। उनका ये कहना है कि यहाँ पे जो डेटी हैं, जो देवी हैं यहाँ की, इस टेम्पल की, रिलीजियस बिलीफ ऑफ द टेम्पल वाज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट द डेटी ऑफ द टेम्पल अयप्पा वाज अ नास्तिका ब्रह्मचारी व्हिच मींस अ सेलिब्रेट, राइट। तो यहाँ पे जो वुमेन है मेंस्ट्रुअल एज ग्रुप की बिटवीन 10 एंड 50 इयर्स, उनकी एंट्री अभी अलाउड नहीं थी, उनकी एंट्री अभी बार्ड थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद ये एंट्री को ओपन कर दिया जाएगा। ये चीज पे आपत्ति जताई जा रही है टेम्पल मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा। तो हमें यहाँ पे पढ़ना आर्टिकल 15, 16, ये छोटा सा इशू है, कुछ ज्यादा नहीं है, हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की। ये जो आर्टिकल्स हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन चेक में, दीज आर्टिकल्स आर द बैकबोन ऑफ द immediate this judgment of the Supreme Court। Article 15 prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth। ये जो आर्टिकल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि इसका पूरा जो समरी है आर्टिकल की जो डेयर एक्ट में दे रखी है, उस समरी को आपको कमेंट सेक्शन में एक बार पहले पढ़ के कमेंट सेक्शन में आप लोग हाईलाइट करेंगे उसे, क्योंकि जो लोग नहीं पढ़ते, आलसी लोग हैं तुम्हारी तरह, तो वो लोग वहीं से पढ़ सकेंगे, राइट। क्योंकि यही जजमेंट, यही आर्टिकल है होमोसेक्सुअलिटी में, होमोसेक्सुअलिटी जजमेंट में भी, और यही आर्टिकल पहले भी ट्रिपल तलाक जजमेंट में यूज किया गया और अब सबरीमला इशू में। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, राइट टू लाइफ, ये सारे आर्टिकल्स पे बेस्ड है सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट इन सबरीमला इशू। नाउ 12 कोर्ट्स सेट अप टू ट्राई एमपीज एंड एमएलएज। जो टेंटेड एमएलएज हैं, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, एंटीसेडेंट्स जिनके सही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को फटकार लगाते हुए हाई कोर्ट्स को ये डायरेक्टिव देते हुए ये कहा है, यूनियन टेरिटरीज एंड हाई कोर्ट्स व्हिच हैव नॉट प्रोवाइडेड it with the details of criminal cases pending against the sitting lawmakers। So lawmakers, when they end up becoming lawbreakers, they have to be dealt with in a special manner। This brings us to another issue कि क्या lawmakers के लिए special courts create करना isn't it a violation of right to equality article 14। अगर मेरे खिलाफ या आपके खिलाफ कोई केस है, आप और मैं यूपीएससी में सिलेक्शन चाहते हैं, राइट, सिलेक्शन है अगर मामला, तो कोई स्पेशल सुनवाई, कोई फास्ट पेस्ड मैनर में, कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट आपके और मेरे लिए नहीं बनाया जाएगा, राइट। मान लो कि अगर कोई
जानबूझ के नहीं, यूं ही कोई एक्सीडेंट या कुछ होता है और क्रिमिनल मैटर किसी के अगेंस्ट चलता है, तो उसको नॉर्मल प्रणाली से, नॉर्मल प्रोसीजर से जुडिशियल मैटर में, कोर्ट कचहरी में आपको 5-6 साल मामला चलता रहेगा। लेकिन अगर आप लॉ मेकर हो, देन यू विल बी गिवन अ स्पेशल प्रिविलेज। अब ये काउंटर इसका पॉइंट था कि सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट ये कहती है कि स्पेशल कोर्ट्स शुड बी क्रिएटेड बिकॉज अगर लॉ ब्रेकर्स लॉ मेकर्स बन जाएंगे और वो लॉ मेकर्स रहेंगे अपनी पूरे टेन्योर तक, मामला अगर उनके अगेंस्ट पेंडिंग रहेगा, तो सोचो कैसी लॉज बनेंगी हमारी कंट्री में। तो इसी के चलते ये फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है, हमने इसकी बात करी, स्पेशल कोर्ट्स के चलते स्पेशल कोर्ट्स नहीं होने चाहिए, रादर दिस प्रॉब्लम ऑफ जुडिशियल बैकलॉग शुड बी डेल्ट विद इन अ स्पेशल मैनर। तो इस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि डेटा फर्निश करो टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्पेशल कोर्ट्स टू बी सेट अप अक्रॉस द कंट्री टू एक्सक्लूसिवली ट्राई द एक्यूज्ड लेजिस्लेटर्स। तो स्टेट्स यूटीज जिन्होंने इस ऑर्डर से कंप्लाई नहीं किया है, सितंबर 12 का ये जो ऑर्डर था, गोवा, हिमाचल प्रदेश इनके नाम दे रखे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप सितंबर की जो मैगजीन है, जो कि आईएएस तैयारी विद जतिन वर्मा फेसबुक ग्रुप पे और टेलीग्राम चैनल पे शेयर करी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे। और पूरा ये जो इशू है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का, सेकंड एआरसी ने क्या कहा है, वो सब वहां पे दे रखा है। नाउ इंडिया फ्रांस इन टॉक्स टू कंडक्ट ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज। पहले मैप के जरिए इसे स्टडी करते। देखिए ये जिबूती में इसने मैप, एक आइलैंड यहाँ पे जिबूती में, माफ कीजिएगा, एक नेवल बेस बनाया हुआ है फ्रांस ने। तो चाइना ने भी रिसेंटली दिसंबर 2017 में एक नेवल बेस यहाँ पे सेटअप करा है। अब इंडिया का यहाँ पे कोई नेवल बेस नहीं है, जबकि एक इंपॉर्टेंट रूट है इंडिया के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया का यहाँ पे कोई, तो जिबूती में लैक ऑफ प्रेजेंस के चलते इंडिया को फ्रांस की जरूरत है। इंडिया और फ्रांस दो ऐसी कंट्रीज हैं, इंडिया ने जिसके साथ में मतलब पहली स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करा था, वो कंट्री का नाम फ्रांस था। और इसके अलावा चाइना की प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए इंडिया जो है फ्रांस के साथ में ये एक्सरसाइजेस बहुत पहले से करते आ रहा है, राइट। जैसे कि इंडिविजुअल एक्सरसाइजेस शक्ति, वरुणा एंड गरुड़ा रिस्पेक्टिवली, फॉर शक्ति फॉर आर्मी, नेवी के लिए वरुणा एंड गरुड़ा एयरफोर्स के लिए। इंडिया एंड फ्रांस साइंड द लॉजिस्टिक्स पैक्ट इन मार्च दिस ईयर। तो फ्रांस को ये लगा कि यूएसए और इंडिया की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के चलते फ्रांस कहीं ना कहीं, जो कि इंडिया का पहला स्ट्रैटेजिक पार्टनर था, वो कहीं ना कहीं साइडलाइन हो रहा है। इसीलिए लॉजिस्टिक्स पैक्ट जो हमने यूएसए के साथ में साइन किया था रिसेंट पास्ट में, वो हमने फ्रांस के साथ में भी कंक्लूड किया है, राइट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इंडिया और फ्रांस की आर्मीज, नेवीज, ये जो है डॉक कर सकेंगे अपनी शिप्स को, जो रिफ्यूलिंग के लिए या फिर सर्विस एंड मेंटेनेंस के लिए। लॉजिस्टिक्स पैक्ट के तहत लॉजिस्टिकल सपोर्ट दोनों कंट्रीज एक दूसरे की नेवी, आर्मी और एयरफोर्स को प्रोवाइड करेंगे। इन मार्च ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। और न्यू दिल्ली आर 3 फ्रेंच बेसिस, यहाँ पे रेसिप्रोकल बेसिस पे एक्सेस दिया जाएगा इंडिया फ्रांस के शिप्स को और एयर क्राफ्ट्स को, और फ्रांस इंडिया के एयरक्राफ्ट्स और शिप्स को जो है रियूनियन आइलैंड में, जिबूती में और आबू धाबी में एक्सेस प्रोवाइड करेगा। These 3 bases would give Indian Navy and Air Force operational turnaround to the far end of the Indian Ocean, improving its monitoring and surveillance of the region। यानी कि जो काम इंडिया अकेले नहीं कर पाता, इंडिया जिबूती में नेवल बेस नहीं लगा पाया, रियूनियन आइलैंड भी काफी पास है अफ्रीका में, तो इसमें एक प्रेजेंस, एक फुट होल्ड गेन करने के लिए फ्रांस और इंडिया में करीबियां जरूरी थी। ये चीज हो गई। इसके बाद में अहेड ऑफ क्लाइमेट टॉक्स, इंडिया इन टच विद 40 कंट्रीज। ये GSM3, GS मेंस पेपर 3 एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि जो टारगेट्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, 200 कंट्रीज ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग में पेरिस क्लाइमेट डील के तहत जो तय किया गया था कि 100 बिलियन एनुअली डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप्ड कंट्रीज प्रोवाइड करेंगी, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज एनवायरनमेंट, ये क्लाइमेट चेंज के जो चैलेंज है उसे डील कर सकें। तो दिसंबर में क्लाइमेट टॉक्स होने जा रही है कैटोवाइस, पोलैंड में, और उससे पहले इंडिया डिस्कशंस कर रहा है 40 लाइक माइंडेड ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ में। डेवलपिंग कंट्रीज, लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज टर्म जो है यूज किया जाता है इंडिया, चाइना, वेनेजुएला एंड ईरान के लिए। एंड बेसिक कंट्रीज, ब्राजील, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, चाइना। अब कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिक इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, 5 ग्रुप ऑफ कंट्रीज और ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज। यहाँ पे 4 कंट्रीज हैं, इनके नाम पहचान लिए जाए यहाँ पे। These are the networks that are formed to lend weight to the developing countries concerns। डेवलपिंग कंट्रीज के कंसर्न्स ये हैं कि जैसे यूएसए ने ऑप्ट आउट कर लिया पेरिस क्लाइमेट डील से, और ये पूरी आर्थिक मदद जो है, फाइनेंशियल एड नहीं दिया जा रहा है डेवलपिंग कंट्रीज को, कार्बन क्रेडिट्स और ये सब के लिए।
तो ये सब चीजों पे पहले डिस्कशन करी जा रही है 40 कंट्रीज के साथ में, ताकि एक दबाव बनाया जा सके, एक ट्रैक्शन ऑफ प्रेशर कुड बी क्रिएटेड अगेंस्ट द डेवलप्ड कंट्रीज व्हाइल द मीटिंग टेक्स प्लेस इन कैटोवाइज, पोलैंड। और ये पोलैंड के पास में कोई और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट होगा तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि इंटरनेशनल कोई भी मॉन्यूमेंट है, राइट। तो ऐसे पूछे जाते हैं जब ये मीटिंग्स होती हैं, तो इस पे थोड़ा नजर आप मैप में देखेंगे कुछ ऐसा। नाउ ब्रीफ समरी, ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थर्ड समिट इन क्योटो, जापान, क्योटो प्रोटोकॉल सबसे इंपॉर्टेंट अब तक बाइंडिंग एग्रीमेंट रहा है क्लाइमेट चेंज टॉक्स में। क्लाइमेट चेंज को कैसे मिटिगेट किया जाए, क्लाइमेट चेंज is going to happen, but how to retard the pace of climate change। उसके लिए दो हिस्सों में कंट्रीज को बांटा गया था, Annex 1 कंट्रीज, जिनको एक जिम्मेवारी लेनी होगी हिस्टोरिकल damage to the climate, these things to the climate that has been done by the countries like USA, Germany, European Union, जो कि developed countries हैं, north of the equator and then south of the equator। तो to be known as Kyoto mechanism such as emission trading, clean development mechanism and joint implementation। इसके क्योटो में ये mechanisms भी रखे गए थे, ये 3 mechanism आपको याद करने हैं। Now it is the only binding agreement signed till date and ये 2010 में खत्म हो गया। अब 2010 के बाद इसीलिए पेरिस क्लाइमेट डील पे नेगोशिएशंस को स्टार्ट किया गया, जो कि कल्मिनेट हुई 2015 के पेरिस क्लाइमेट डील के रूप में। पेरिस एग्रीमेंट ये बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन ये प्रपोज करता है कि इंक्रीज जो है ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर में उसे 2 डिग्री सेल्सियस अबव से ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा, टू बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। कौन सा लेवल लिया गया है? पोस्ट इंडस्ट्रियल नहीं, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद का जो पॉल्यूशन के बाद का जो लेवल है उसका 2 डिग्री सेल्सियस हमें अभी मेंटेन करना होगा। अगर इससे ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज करने दिया जाएगा देन आइस कैप्स और ये सब मेल्ट होके सी लेवल राइज होने लगेगा और एडवर्स इंपैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज वुड बी मोर फ्रीक्वेंट, जैसे कि ड्राउट और सडन रेनफॉल और ये सब। इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट रेटिफाई किया था। इसके तहत इंडिया को कार्बन एमिशन इंटेंसिटी क्या होता है? एमिशन पर यूनिट ऑफ जीडीपी को रिड्यूस करने को कार्बन इंटेंसिटी कहा जाता है ऑफ जीडीपी। उसको रिड्यूस करना है बाय 33 to 35% ऑफ जीडीपी फ्रॉम 2005 लेवल्स ओवर 15 इयर्स, यानी कि 2015 से स्टार्ट होकर 2030 तक इंडिया को अगर आज 100 मान लो कि 100 रुपीज अर्न करने में हमें अगर 100 कार्बन एमिशंस हमारे यूनिट्स के हो रहे हैं तो उसे 67 या 65 पे लेके आना है, यानी कि कम करना है 100 से कार्बन एमिशन यूनिट्स को, राइट। तो ये मतलब है इसका। इंक्रीज इट्स फॉरेस्ट कवर बाय 5 मिलियन हेक्टेयर्स। यहाँ पे फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है, ट्री कवर की नहीं। ट्री कवर होता है जो आप रोड साइड पे और यहाँ पे देखते हो, forest cover is something better than the tree cover, along with an improvement in the quality of green cover जैसे कि रोड साइड या रेलवे ट्रैक्स के साइड पे या स्कूल्स में जो भी हम ट्री काउंट करते हैं उसको भी, जो ऑलरेडी एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कवर जो है जो डिटेरियोरेट हो रहा है इन द लाइट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स और ये सब, उसको भी हमें इंप्रूव करना है। नाउ यूएसए एंड मेनी अदर डेवलप्ड नेशंस हैव वॉक्ड आउट ऑफ पेरिस। अब इसमें कंसर्न्स क्या हैं? पेरिस क्लाइमेट डील के फ्रक्टिफाई होने में क्या पेरिस क्लाइमेट डील वुड बी एबल टू लिव अप टू इट्स ऑब्जेक्टिव? उसके रास्ते में जो अभी चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, यूएसए वन ऑफ द लार्जेस्ट एमिटर्स has opted out of this deal. Recently report IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change की रिपोर्ट का ये कहना है थ्रेशोल्ड जो पेरिस डील में रखा गया है वो पूरा नहीं हो रहा, वो एक बात है, लेकिन वो इनएडिक्वेट है। और रिपोर्ट ने ये कहा है कि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर वार्मिंग होगी तो वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक प्रिकैरियस हो सकती है। नाउ रिपोर्ट वार्न्स द वर्ल्ड ऑलरेडी 1 degree hotter than what it was 150 years ago could witness greater frequency of droughts and floods, more intense tropical cyclones, जैसे कि अभी जो लेटेस्ट 2-3 साइक्लोन जो आए थे उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, राइट। नाउ डेटा डिक्टेट 15 players fail to comply GSM-3 इंडियन इकोनॉमी। आरबीआई ने ये सर्कुलर इशू किया था कि पेमेंट बैंक्स और ये जो पेमेंट प्लेयर्स हैं उनको लोकली डेटा स्टोर करना होगा। तो पहले लोकली डेटा स्टोर करने का मतलब क्या होता है इसे समझते हैं। डेटा लोकलाइजेशन मतलब इंडिया का डेटा इंडिया में लोकली स्टोर किया जाए, जबकि अभी डेटा गूगल के सर्वर्स में या ये जो कंपनीज हैं
पेयू मनी और ये सब इनके सर्वर्स में जहां की ये कंपनी है वहीं पे स्टोर किया जाता है। डेटा लोकलाइजेशन इज एन एक्ट ऑफ स्टोरिंग डेटा ऑन एनी डिवाइस दैट इज फिजिकली प्रेजेंट विद इन द बॉर्डर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री वेयर डेटा वाज जनरेटेड। डेटा मिररिंग क्या होता है? राइट टू स्टोर अ कॉपी ऑफ डेटा ओवरसीज एज वेल। डेटा मिररिंग ये है कि यहाँ पे एक कॉपी पहले लोकली स्टोर करी जाएगी और मिरर उसकी फोटोकॉपी इमेज जो है वो हमें अब्रॉड में फॉरेन कंट्री में स्टोर करनी पड़ेगी। अब इशू ये है, आरबीआई ने ये कहा था सभी सिस्टम, पेमेंट गेटवेज, चाहे वो वीजा हो या मास्टर कार्ड हो या जो भी आप यूज करते हैं, रुपए जो है इंडिया का है, तो इन सबको पेटीएम वगैरह को ये जो डेटा है इंडिया का वो इंडिया में ही स्टोर करना होगा। इसके लिए कोई भी जो है रिलैक्सेशन नहीं दिया जाना था, लेकिन अभी काफी सारे प्लेयर्स जो हैं वो इससे कंप्लाई नहीं कर पाए हैं। अब देखना ये होगा कि आरबीआई इनको रिलैक्सेशन ऑफ टाइम देगा या नहीं देगा, क्योंकि काफी सारी पेनल्टीज वगैरह इसमें प्रपोज करी गई थी। और ड्राफ्ट बिल बाकी सारी लेजिस्लेशन से हटके ये आरबीआई की रेगुलेशंस थी। अब आरबीआई ने ये कहा है, आरबीआई सर्कुलर, एनालिस्ट का ये कहना है कि आरबीआई सर्कुलर जो है इंडिपेंडेंट ऑफ अदर लॉज है। जो भी लॉज हैं, जैसे इंडिया का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, उसमें डेटा लोकलाइजेशन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो एनालिस्ट का, क्रिटिक्स का ये कहना है कि शायद आरबीआई का ये डिक्टेट जो है इसे जुडिशरी इनवैलिडेट कर सकती है, क्योंकि सोर्स ऑफ लॉ इसको सैंक्शन नहीं करता है। लेकिन जो इसके प्रोपोनेंट्स हैं उनका ये कहना है दैट डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो इसके इंडिपेंडेंट हैं and will this RBI dictate will be able to stand the test of the law, test of proportionality, because RBI अपने जो RBI एक्ट है उसके तहत पेमेंट्स को रेगुलेट कर सकता है। तो इसको जुडिशरी अगर स्क्रूटिनाइज करेगी, अगर इसको जुडिशरी चैलेंज किया जाएगा वीजा, मास्टर कार्ड और ये बड़े प्लेयर्स द्वारा, तो जुडिशरी इसे टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और या डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हुए इसे वैलिडेट करेगी। वैलिडेट करने की पूरी संभावना है। Proportionality मतलब the action that a regulator or a source of law is taking should be proportional to the ends being sought। यानी कि क्या अगर मान लो कि चूहे को मारने के लिए हाथी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आयरन हैंड से हम किसी छोटी सी प्रॉब्लम को डील ना करें, तो आरबीआई का सर्कुलर कंप्लाइज विद दिस टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये चीज है। इसके बाद सिग्निफिकेंस है, ग्रोइंग नंबर ऑफ डिजिटल चैलेंजेस channels for finance are posing a challenge to the countries in detecting money laundering and tax evasion। आरबीआई का मूव उस समय पे आ रहा है, आरबीआई ने ये जो डिक्टेट इशू किया है जिस समय पे डिजिटल ट्रांजैक्शंस आर गेनिंग पेस इन इंडिया। ट्रांजैक्शंस थ्रू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, फरवरी में डीमोनेटाइजेशन के बाद से ये जो अपटिक देखने को मिल रहा है 171.2 मिलियन, अकाउंटिंग फॉर अराउंड रुपीज 20,000 करोड़ रुपए इन वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। सो ऐसे हाल में ये कंसर्न है कि मनी लॉन्ड्रिंग थ्रू ई पेमेंट गेटवेज और ये सब भी बढ़ सकता है, तो इसको रेगुलेट करने के लिए। और इसी पे ही सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मर जज की अगुवाई में जो कमेटी अपॉइंट करी गई थी, जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमेटी, जस्टिस बी एन श्री कृष्णा ने ड्राफ्ट डेटा प्राइवेसी लॉ जो है इंडिया का वो ड्राफ्ट किया है। द कमेटी प्रपोज दैट 1 कॉपी ऑफ ऑल पर्सनल डेटा शैल बी स्टोर्ड ऑन सर्वर्स लोकेटेड इन इंडिया। लेकिन आरबीआई का डिक्टेट गोज बियॉन्ड दिस। आरबीआई का डिक्टेट ये कहता है कि आप इंडिया का पेमेंट डेटा जो है, पेमेंट इंटरफेस डेटा जो भी जनरेट होता है वो आप इंडिया में ही स्टोर करेंगे। एनसीएलएटी ब्रीदर फॉर आईएलएनएफएस, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि अभी इट इज इन द मिडस्ट ऑफ अ ह्यूज क्राइसिस बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी प्रॉब्लम, हैज गॉट अ 1 month रिलीफ फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स फाइल्ड अगेंस्ट द कंपनी है आईएलएफएस के तहत अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स फाइल करी गई थी लेंडर्स द्वारा। जिन बैंकों ने आईएलएफएस को पैसे दिए हैं उन्होंने प्रोसीडिंग्स फाइल करी थी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने ये कहा था कि कोई समय में इसमें रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी आईएलएफएस को अपने ड्यूज पे करने के लिए। जो भी पैसा बकाया है बैंकों का, इसे टाइम पे देना होगा। एनसीएलटी के बाद एक और प्रोविजन है, एक सेकंड स्टेप है कि अगर एनसीएलटी के बाद लॉ को अगर मतलब कोई भी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट की, अगर उसे खारिज कर दिया जाता है तो एनसीएलएटी यानी कि एनसीएलटी पहले ट्रिब्यूनल की जजमेंट या डायरेक्टिव के बाद, डिक्री के बाद सेकंड लेवल पे इसे चैलेंज किया गया एनसीएलएटी पे गवर्नमेंट द्वारा। गवर्नमेंट ने थोड़ा एक्स्ट्रा समय मांगा है कि 1 महीने का ज्यादा टाइम दिया जाए ताकि आईएलएफएस अपनी लिक्विडिटी प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। तो ये यहाँ पे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है ये मैंने कल समझाया था बहुत अच्छे से। तो मैं डीएनए से रेगुलर हूँ, थोड़े देर से आता, तुम लोग जज्बाती मत हुआ करो, राइट। रेगुलर आएगा डीएनए, चाहे रात को 9 बजे तक आए।
और आप लोग रेगुलर हो जाओ डीएनए से. दैट्स ऑल आई वांट टू से. नाउ कमिंग टू दिस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016. अंडर द कोड the process may be initiated by either the debtor or creditors. Some of the factual details which are important for this regarding this insolvency and bankruptcy code 2016. डेटर हो, कर्जदार हो या देनदार हो या लेनदार हो, दोनों में से कोई भी जा सकता है. मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है कॉर्पोरेट्स की, इसमें सेट करी गई थी 90 डेज की. द कोड एस्टैब्लिशेस द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया to oversee the insolvency proceedings in the country and regulate the entities registered under it. The code proposes two separate tribunals to oversee the process of insolvency resolution for individuals and companies. National Company Law Tribunal and limited for companies and limited liability partnerships. National Company Law Tribunal. The Debt Recovery Tribunal for individuals and partnerships. Then एक और न्यूज, रुपी स्लाइड्स ऑन राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस. रुपी में दोबारा से गिरावट देखने को मिली है. 2-3 दिन से रुपया थोड़ा मजबूत हो रहा था, राइट. इट वाज गेनिंग इन स्ट्रेंथ, बट नाउ अगेन टू एंड 26 पैसा लोअर देन 73.83 अगेंस्ट द डॉलर आफ्टर क्रूड प्राइसेस रोज अमिड इंटेंसिफाइंग जियोपॉलिटिकल टेंशन. सऊदी अरेबिया और यूएसए का जो इशू चल रहा है. डीलर सेड कि जो इंक्रीज है डॉलर डिमांड में फ्रॉम इंपोर्टर्स ड्रैग डाउन द डोमेस्टिक करेंसी. तो रुपए में गिरावट का कारण क्या है? क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ गई है. अगर डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है तो लिक्विडिटी डॉलर की कम हो जाएगी. इंडिया को हर डॉलर खरीदने के लिए ज्यादा रुपीस देने पड़ेंगे. नाउ सैंक्शंस ऑन ईरान, कॉजेस फॉर फॉलिंग रुपी. तो फटाफट से रीजन देख लेते हैं. कॉजेस फॉर फॉलिंग रुपी, सैंक्शंस ऑन ईरान. यूएस साउथ, ईरान एक इंडिया का इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल सप्लाई है. राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑटोमेटिकली डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के चलते राइज हो रहे थे. यूएस सऊदी टेंशंस के चलते क्रूड ऑयल के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया हमने देखा कि वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ क्रूड ऑयल है. लाइकली सैंक्शंस ऑन इंडिया ड्यू टू इंडिया रशिया डिफेंस डील. इंपैक्ट क्या होगा? राइज इन ऑयल प्राइसेस, वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट. इंपैक्ट इसका ही हो सकता है. और राइज इन ऑयल प्राइसेस विल लीड टू करंट अकाउंट डेफिसिट. करंट अकाउंट डेफिसिट इज द रिकॉर्ड ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस. और इन्फ्लेशन हो जाएगा उससे इंडियन मार्केट में अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होते हैं. ट्रेड डेफिसिट जो है ये कम हुआ है 5 मंथ के लेवल के हिसाब से देखा जाए. इन द लास्ट 5 मंथ्स इंडियाज ट्रेड डेफिसिट होता है कि इंडिया ने कितना इंपोर्ट किया और कितना एक्सपोर्ट किया. इंडिया के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का जो डिफरेंस है वो इंडिया के लिए एडवर्स रहता है. हमारा ट्रेड सरप्लस नहीं होता, हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है, क्योंकि हम क्रूड ऑयल और ये सब चीजें जो है इंपोर्ट करते हैं बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम में, वैल्यू में. The data from the government's mid-year assessment of India's trade deficit shows merchandise exports यानी कि textiles, plastics, etc. ये इसमें ग्रोथ हुई है 20% की इन रूपी टर्म्स एंड 12.4% इन यूएस डॉलर टर्म्स. ये जो डिक्लाइन देखने को मिल रही है ट्रेड डेफिसिट में, बेस इफेक्ट के चलते देखने को मिल रही है, रिजल्टिंग फ्रॉम सितंबर 2017 बीइंग एन एब्नॉर्मली हाई ग्रोथ मंथ. यानी कि अगस्त 2017, ध्यान देना 2017 के बारे में बोल रहा हूं. अगस्त 2017 के कंपैरिजन में सितंबर 2017 में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली थी एक्सपोर्ट्स में, इंडिया के एक्सपोर्ट्स में, क्योंकि जुलाई और अगस्त में 2017 में जीएसटी के आने के बाद हमारे इंडिया के एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हुए थे, क्योंकि जीएसटी के जो पेपर रिक्वायरमेंट था, जो भी फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स थी गवर्नमेंट की तरफ से, उसके चलते प्रोडक्शन ही नहीं हो पाया था. प्रोडक्शन नहीं हुआ था तो सेलिंग नहीं हो पाई थी, सेलिंग एक्सपोर्ट्स भी नहीं हो पाए थे, यानी कि इंडिया ज्यादा गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बेच पाया था. ड्यूरिंग सितंबर द मेजर कमोडिटी ग्रुप्स दैट सॉ अ स्ट्रांग ग्रोथ इंक्लूडेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉटन, yarn, fabs, made-ups, handloom products, etc. and plastic and linoleum in dollar terms. Imports in April-September exhibited a positive growth of 16%. अप्रैल और सितंबर का अगर हम कंबाइंड देखें, पूरे साल का अभी तक का जो हुआ है 6 महीने का, उसमें 16.16 है. लेकिन अगर आप यहाँ की ग्रोथ देखें, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट जो है कम हो रहा है क्योंकि एक्सपोर्ट्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, राइट. अब अगर हम बात करें 2017 के सितंबर के महीने की, टू एक्सप्लेन द पॉइंट बेस इफेक्ट क्या होता है, यानी कि अगर पिछले साल सितंबर 2017 में एक्सपोर्ट्स ज्यादा बढ़े थे तो बेस जो है, जो डिनोमिनेटर है, वो ज्यादा हो जाएगा न्यूमरेटर के मुकाबले में, राइट. तो यहाँ पे ये एक्सपोर्ट्स दे रखे हैं 2017 के इकोनॉमिक टाइम से लिया गया ये.
इंडियाज मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स जो हैं सितंबर में भी ज्यादा बढ़े थे जुलाई और अगस्त के कंपैरिजन में, 2017 के जुलाई अगस्त के कंपैरिजन में। तो इसके चलते एक्सपोर्ट्स, और यहाँ पे आप देखोगे 28.6 बिलियन डॉलर्स के हमने एक्सपोर्ट्स करे थे। और यहाँ पे ये इंपोर्ट्स हैं येलो कलर में, सॉरी इंपोर्ट्स नहीं है, ये अप्रैल से सितंबर का डेटा है 2017 का। ये इंपोर्ट्स हैं 37 पॉइंट, हमारे इंपोर्ट्स हमेशा एक्सपोर्ट से ज्यादा रहते हैं, इसलिए हमारा ट्रेड डेफिसिट ये निकल के आता है। तो इसका डिफरेंस आप देखोगे 28 और 37 का, तो 9 आ जाएगा, ट्रेड डेफिसिट आ जाएगा। तो ये सितंबर 2017 में ज्यादा था, इसी के चलते बेस इफेक्ट का असर दिख रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सितंबर में भी ट्रेड डेफिसिट बहुत कम नजर आ रहा है 5 महीने के कंपैरिजन में, बाकी के पीछे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 2018 के जो 5 महीने हैं। हायर फूड प्राइसेस ड्राइव होलसेल इन्फ्लेशन टू 5.13%। फूड प्राइसेस में इंक्रीज होने के चलते जो है यहाँ पे ज्यादा इन्फ्लेशन प्राइमरी आर्टिकल्स कैटेगरी में 2.97% है, अप फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 0.15%। इन्फ्लेशन यहाँ पे कम नहीं हुई है लेकिन 2.97% है। नाउ विद इन प्राइमरी आर्टिकल्स, फूड आर्टिकल सेगमेंट सॉ अ ग्रोथ कॉन्ट्रैक्टिंग बाय ओनली 0.21% इन सितंबर एज कंपेयर टू अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 4.04% in the previous month. Non-food manufacturing growth moderated consecutively in the second month, even in CPI inflation. Inflation in non-food primary article segment accelerated to 4.17%. तो इन्फ्लेशन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट सेक्टर में कम हुई है सितंबर में 4.22% फ्रॉम 4.43% इन प्रीवियस मंथ। अब आरबीआई ने एक ये डिसीजन लिया है, इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है, तो आरबीआई टू बाय $120 बिलियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अनाउंस ये किया है कि परचेज करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी कि और ज्यादा पैसा मार्केट में आएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस दो तरह के होते हैं, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करना जो भी बैंक्स के पास में है, बैंक्स ने ये सिक्योरिटीज खरीद के आरबीआई के पास में पैसा इन्वेस्ट किया था। अब अगर आरबीआई ये सिक्योरिटीज खरीदेगा तो बैंक्स को मनी मिलेगी, बैंक्स को मनी मिलेगी तो दिवाली सीजन आ रहा है, तो ये सब चीजों के लिए ये अच्छी खबर है। लेकिन इन्फ्लेशन के सिनेरियो से अगर हम इसे जक्सटापोज करके देखें तो शायद इन्फ्लेशन आने वाले महीनों में दिवाली सीजन के चलते बढ़ सकती है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस अलॉन्ग विद अदर मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स आरबीआई यूज करता है, सच एज रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, टू एडजस्ट द क्वांटम ऑफ प्राइस एंड क्वांटम एंड प्राइस ऑफ मनी इन दी मॉनेटरी सिस्टम ऑफ इंडिया। तो इसी के साथ ही आज का डीएनए खत्म होता है। तो गाइज आप लोग ये डीएनए का जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।